हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का पेपर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर आज मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम वो भी आज कवर करेंगे। आपको विद सॉलिड प्रूफ दिखाया जाएगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो बने रहें इस सेशन के एंड तक। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और कैसे फिर वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो रेप्लिकेट होती है, मतलब उसका रेप्लिका बनता है, उसकी कॉपी बनती है। जब वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में पास होती है तो वो हमें बताता है कौन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे नई जनरेशन में एक्सप्रेस होती है। तो आगे इसकी जो अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या है, ये एक बेस है किसके लिए, अगर हमें जेनेटिक्स को पढ़ना है या हमें बायोटेक्नोलॉजी को समझना है तो उनके लिए ये जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है, ये एक आपके बेस को क्रिएट करने वाला है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में जितनी चीजें आप पढ़ के आए हो +1 में वही हम इस चैप्टर में रिकॉल करने वाले हैं, उनकी आज हेल्प लेंगे सो दैट आपको जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर पता चल सके। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल में हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, चाहे फिर वो डीएनए हो चाहे फिर वो आरएनए हो। तो डीएनए एंड आरएनए में जो हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था जब आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, बट स्टिल आज इस लेक्चर में मैं वो चीजें आपको बताने वाली हूँ। इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें जो ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको लगेंगे कि बहुत बेसिक चीजें हैं, उनको प्लीज इग्नोर मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे आया था कि पेपर के शुरू में सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से था। तो जो चीजें आपको बहुत कॉमन लगती है ना, कभी कभार आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हो, बट इग्नोर मत करना, पेपर में वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये बात आपने याद रखनी है, किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बताया था ऑन द बेसिस ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स डेटा। तो उसके बेसिस पर इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। अब जो आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें आपको याद रखना है कि जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है। वो एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है आपको पता है, जब भी आप पॉलीमर की बात करते हो तो आप उसके अंदर मोनोमर्स की बात करते हो। मोनोमर्स क्या होते हैं, जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो डीएनए एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर मोनोमर्स क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। हम कह सकते हैं डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब इसमें बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या है ये भी मैं बताऊंगी। पहले आपको बस एक छोटा सा या सिंपल सा डेटा याद रखना है जिसके बेसिस पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले ये देखो कि ये जो आपको ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो एक स्ट्रैंड हुआ, और जो ये वाला है ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, इतना दिख रहा है तुम्हें। अब इसके अंदर जो ये ट्विस्टेड सी लेडर है, ये अब जो पीछे की तरफ जो ये स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये क्या है, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, तो मतलब डीएनए के अंदर ऐसी ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल चलने वाली दो स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब अगर एक स्ट्रैंड ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे।
तो अब जो ये चीजें हैं जो बीच में हैं, ये इनको अगर इसी लेडर को हम ऐसे ऐसे कर दें, सीधा कर दें, तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर हमें एक स्ट्रैंड के ऊपर ऐसे एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड पर हमें दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो इन्हीं नाइट्रोजनस बेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री होने पर एक दूसरे पर या एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। समझ में आया तुम्हें? मतलब हमें याद रखना है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, वो जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? वो दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं हम प्यूरीन्स और दूसरे जो है उनको हम बोलते हैं पायरिमिडिन्स या पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो जो ये प्यूरीन्स हैं इसमें हमें किसको याद रखना है? एडेनिन एंड ग्वानिन। और उस साइड तुम्हें नहीं याद रहता अगर ऐसे याद करो, वाई जिनमें आता है, जिनमें आता है वो क्या होंगे? पिरिमिडिन्स होंगे। पिरिमिडिन्स में फिर थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये आएंगे। देखो इधर भी वाई है, इधर भी वाई है और यहां पर भी वाई है। इतना आसानी से तुम लोग ये याद कर लोगे। ठीक है, अब तुमने याद रखना है कि जो ये एडेनिन है वो थायमिन के साथ ही बाइंड करता है। मतलब हर प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है। तो प्यूरीन्स हमेशा पिरिमिडिन्स के साथ बाइंड करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्यूरीन प्यूरीन के साथ बाइंड करे या पिरिमिडिन पिरिमिडिन के साथ बाइंड करे। तो अगर ऐसा होता है तो उसको एरर माना जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बाइंड करेगा। कितने बॉन्ड बना करके? सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। इसको और आगे डिटेल में करेंगे। ग्वानिन एंड जो साइटोसिन है वो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। ये बात तुम्हें याद हो गई? तो मतलब अब यहाँ पर जो तुम ये सी लेटर देख रहे हो वो किसके लिए है? वो साइटोसिन के लिए है। टी किसके लिए? थायमिन के लिए है। और जो एडेनिन है उसके लिए ए है और टी मतलब जी मतलब ग्वानिन है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या है, अब हमने यहां पर ये देखना है, जो मैंने बोला था कि डेटा याद करना है, वो क्या है कि तुमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बस बेस पेयर्स का नंबर याद करना है। ठीक है, तुमने बेस पेयर्स का नंबर याद करना है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। कभी कभार बेस पेयर के बेसिस के ऊपर तुमसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो चलो फिर लिख लो जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अभी डेटा लिखते हैं। जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, उसके पास है 48,000, उसके पास है 48,502 बेस पेयर्स। ठीक है, और जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके पास है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। और वहीं पर ह्यूमन के पास, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें पता होना चाहिए, वो है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो बस ये तुम्हें याद करना है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। और एक और था 174 बैक्टीरियोफाज के पास 5,386 बेस पेयर्स। तो तुम्हें इतना याद करना है, बस ये डेटा याद कर लेना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कैसे है वो। अगर इस चेन की बात करें तो इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो है पेंटोज शुगर। ये क्या है? पेंटोज शुगर। अब इसके साथ जो तुम्हें जिधर भी तुम्हें इस साइड जो गोले गोले से येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये है शुगर और ये क्या है? बेस है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर एंड एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियो
याद रखना है कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं याद होता तो तुम कैसे याद करोगे, यहां से टी आया है ना, न्यूक्लियोटाइड, तो टी से ही होता है 3, जब 3 चीजें होंगी तो होगा न्यूक्लियोटाइड। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, अब अगर तुम इस फॉस्फेट को बोलो साइड पे चल, साइड पे चल, ठीक है, अब उसको हटा दो और तुम शुगर एंड सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की बात करो, तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि हम एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इन दोनों से बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, बन गई बात, बहुत इजी। अब देखो न्यूक्लियोटाइड बार 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 रिपीट हो रहा है, देखो यहीं पर, यहाँ फिर से इधर भी। अब क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये क्या है, मोनोमर है, और इससे क्या बन रहा है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक पॉलीमर है डीएनए, हमें ये पता चला, ठीक है, समझ में आया तुम्हें। अब हमें क्या देखना है कि जो इंपॉर्टेंट बात है, इसका तुमने स्क्रीनशॉट कर लिया, अब तुम्हें पोलैरिटी देखनी है, अब तुम्हें क्या देखना है, पोलैरिटी देखनी है। अब अगर ये 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम, और ये होगा 3 प्राइम, और ये होगा 5 प्राइम। मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल मूव करेंगे, अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है, तो एंटी पैरेलल होंगे ये एक दूसरे के। अब तुम देखो कि यहाँ पर हम, कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 5 प्राइम का क्या मतलब है और 3 प्राइम का क्या मतलब है। मुझे याद है जो बैचलर्स में, भाई बड़ी शेमफुल घटना है मेरे लिए, जब मैं बैचलर्स में थी तो मुझे याद है कि हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर था, तो हमारे टीचर ने पूछा कि बताओ, पढ़ाना तो कुछ और था, बीच में उन्होंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि बताओ 5 प्राइम और 3 प्राइम में क्या डिफरेंस है या इसका क्या मतलब है, बताओ ये। और पूरी क्लास खड़ी थी, उसमें मैं भी थी, मुझे भी नहीं पता था। देखो बैचलर्स में आकर के भी मुझे ये नहीं पता था कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का क्या मतलब है। इसका कारण ये नहीं था कि मुझे आता नहीं था, तब तो नहीं आता था, मगर वहाँ पर हमें किसी अच्छे टीचर ने पहले नहीं पढ़ाया था +2 तक, तो वहाँ पर थोड़ा कमी होने की वजह से वो तब तक नहीं आता था, बट मैडम के बताने के बाद फिर आ गया, ठीक है। अब तुम भी याद कर लो, तुम्हें तुम्हारी बहुत एक अर्ली स्टेज पे पता चल रहा है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का क्या मतलब होता है। देखो जब तुम्हारा ये 5 प्राइम का सीन है तो मतलब हम बेटा जो पेंटोज शुगर है उसके हम 5th कार्बन के फ्री होने की बात कर रहे हैं, मतलब वो 5 प्राइम वाला जो कार्बन है वो खाली बैठा है, उसके साथ अब कोई अटैच नहीं है, तो हमें वो 5 प्राइम वाला एंड मिल गया, ठीक है। इधर जो तुम्हारा ये 3 प्राइम वाला है, मतलब यहां से तुम्हारा जो देखो जो ये है 1 है, यहां पर तो तुम्हारा ऑक्सीजन होगा 1 2 एंड 3, तो ये 3 जो है इसके ऊपर तुम्हें OH ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर तुम्हें OH ग्रुप मिलेगा। तो जब भी तुम्हारे पास 5 प्राइम और 3 प्राइम के लिए क्वेश्चन हो तो तुमने बता देना है झटपट से कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं, कार्बन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये देख रहे हैं कि उसका कौन सा एंड फ्री है, ठीक है। तो अब देखो जब तुम्हारा इधर 3 प्राइम एंड होगा ना तो ऑपोजिट साइड में यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा, ये बात याद रखो, दिमाग में बिठा लो तुम, ठीक है। अब देखो जो ये फर्स्ट कार्बन है, और एक बात यहां से याद करेंगे कि हर शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ही तुम्हारा अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, और कहीं पे मत लगा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन है तो ये पहली कार्बन है, तो उसके साथ ही तो ये तुम्हारा साइटोसिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच है। तो इधर भी देखो अगर ये तुम्हारा ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा 1 2 3 और ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया ना, फिर अगर फर्स्ट है तो इसके साथ ही तो तुम्हारा ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है। तो तुमने याद रखना है कि बेस कहां पर होता है, बेस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है, और जो तुम्हारे पास फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पर जो तुम्हारे पास एक तो इसका हम बोल सकते हैं 3rd, और इसका फिर कौन सा होगा 1 2 3 और 4 ऊपर ऐसे है ना, ऐसे देखो ये अगर शुगर है तो यहाँ पर ये 5th कार्बन होगा और उसके साथ ही ऐसे बना होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे 3rd एंड 5th के
बीच में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हें फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। और यहां से तुम्हें ना बॉन्डिंग याद करनी है। बॉन्डिंग के बेसिस पर बेटा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मैंने बहुत बिगिनिंग में बोला था कि कभी कभार इस चैप्टर में से सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ही आ जाता है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था, वो तुमसे ये पूछा था कि बताओ कि जो तुम्हें ऐसे कोई डायग्राम दे दी और बोला कि इनके अंदर जो हमने ये डॉटेड लाइंस लगाई हैं, बताओ ये कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। देखो क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तुम्हें पूछा था टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। कहते हैं इसमें जो डॉटेड लाइन लगा करके बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया है वो कौन सा है भाई बताओ। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखी थी तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइएस्टर। देखो तुमने अगर ये तुम्हें एक फॉस्फेट शुगर बैकबोन नजर आ रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो ये बेस है, सॉरी जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। तो मतलब फॉस्फोडाइएस्टर तो एलिमिनेट हो गया, हमें पूछा है डॉटेड वाला कौन सा है। अब आगे तुम देखो, अगर तुम शुगर एंड बेस को आपस में अटैच करवाते हो तो यहां पर तुम्हें कौन सा बॉन्ड मिलता है, यहां पर होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है ये, अगर हम यहां पर किसी और दूसरी चेन के बेस के साथ इसको बाइंड करवाएं तो जो 2 बेसिस के बीच में बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन की बातें यहाँ से कैसे आ गई, 2 अमीनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो डीएनए के अंदर तो कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं बात कर रहे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। पिछले साल पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था और बच्चों को वो समझ में नहीं आया था कि वो कैसे करना है। पता नहीं वो फोटोग्राफ सही नहीं थी, क्लियर नहीं थी वो, तो बच्चे उसको कर नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे मेरे अपने स्टूडेंट्स जो थे वो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, उनको समझ में नहीं आया वो क्या था। तो जो आपके बुक के अंदर जितनी भी डायग्राम्स होती हैं उनको अच्छे से देख के जाओ, अगर कोई फोटोग्राफ है तो उसको भी अच्छे से देख के जाओ, सो दैट पेपर में आपका वो कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए की मैं बात कर रही हूँ, तो पेज नंबर 99 के ऊपर तुम्हारे पास एक डायग्राम है भाई, वो देखो क्या है, मैंने वो ऐड भी करी है। तो इसमें हमने बेसिकली ऐसी ये वाली डायग्राम दे रखी थी, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने उसी क्वेश्चन पेपर में से ये फोटोग्राफ उठाई है और बच्चों को ये समझ में नहीं आया ये क्या दे रखा है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी उनको नहीं समझ में आया कि ये फोटोग्राफ बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है। तो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग था। आइडेंटिफाई द पिक्चर, कहते जो पिक्चर गिवन है उसको आइडेंटिफाई करो एंड नेम द टूल, कहते कौन से टूल के अंडर जो है इसको देखा गया है। What do the dark spots, जो ये तुम्हें डार्क सी स्ट्रिंग सी दिखाई दे रही हैं या डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर के अंदर, एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई आर दे फॉर्म्ड। ये कहते कैसे एंड जो क्यों ये फॉर्म हुए हैं ये तुमने बताना था। ठीक है, तो भाई जब तुम डीएनए पैकेजिंग वाला टॉपिक पढ़ते हो तो तुमने वहाँ पर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करनी होती है, तो तुमने वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करनी होती है, तुम्हें वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए लिपटा हुआ मिलेगा जिससे न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, फिर वो न्यूक्लियोसोम्स की एक चेन बनेगी जिसको तुम क्रोमैटिन बोलते हो। तो ये जो पूरा आपको ऐसे लाइन जैसी या थ्रेड्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये क्रोमैटिन्स हैं और न्यूक्लियोसोम्स को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है। और ये कैसे बना है, ये डीएनए पैकेजिंग की वजह से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, सो दैट डीएनए जो है उसको बड़े अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस जो डीएनए के साइज से छोटा है उसके अंदर रखा जा सके। तो इस वजह से ये पैकेजिंग होती है। चलो देखते हैं फिर ये पैकेजिंग कैसे होती है और क्या है न्यूक्लियोसोम, क्या है क्रोमैटिन,
चलो पढ़ते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब की बार नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि देखो जो चीजें पहले आ जाती हैं वैसे होती नहीं है, बट अगर इसमें एक आधा पॉइंट भी पूछ लिया कि न्यूक्लियोसोम क्या है, उसके ऊपर जो डीएनए है उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो रेलेवेंट क्वेश्चंस तो बन सकते हैं ना। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट करो जरा। चलो देखो, अब देखो एक क्वेश्चन, हाउ इज डीएनए पैकेज्ड इन यूकेरियोटिक सेल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है कि हमें जो सेल है उसके अंदर जो ये तुम्हें यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है उसमें से हमें यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाया गया है। अब उसी क्रोमोसोम को थोड़ा और ऐसे स्ट्रेच करने पर हमें क्या दिखाई दिया कि कुछ चेन्स हैं जो कैसे हैं, बीड है, उनके ऊपर कुछ जो है थ्रेड मौजूद है। अब वो क्या चीजें हैं देखो जरा, या हम इस तरफ से चले तो आसानी से समझ में आएगा, इस तरफ से चलते हैं। देखो अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है और ये फर्दर ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में चल रहा है, और फर्दर क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे चलने लगा, फिर इसको कोई ऐसे प्रोटीन मिल गया जिसको क्या बोला गया, हिस्टोन प्रोटीन बोला गया, जिसको क्या बोला गया, हिस्टोन प्रोटीन। जाता जाता ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे लिपट गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर इसको एक और प्रोटीन मिल गया, ये उसके ऊपर से भी ऐसे निकल गया, फिर इसको कोई और मिल गया। ठीक है, ऐसे इसने क्या कर दिया बच्चों, एक चेन सी बना दी, एक चेन सी बना दी। अब तुम देखो कितने एरिया को क्या मार्क करना है। देखो ये तो डीएनए है, समझ में आता है, ये क्या है, डीएनए है, ये हमें समझ में आ गया। अब डीएनए जो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब जो ये तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मतलब एक बीड और उसके ऊपर जितना तुम्हारा डीएनए पड़ा है ऐसे लिपट करके, उसको तुम बोलोगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलोगे बच्चों, न्यूक्लियोसोम। बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर तुम्हारा, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये क्या हुआ फिर, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। तो मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। अब यहां पर देखो, इसी न्यूक्लियोसोम को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों, वो ऑक्टामर से बनता है, मतलब उसकी 8 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इतनी ही बात याद कर लो, बस बहुत है। ठीक है, अब आगे देखो, इन हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर ये डीएनए घूमा है और फिर यहां से बन गया न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया यहां से, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से भी अटैच है, तो उसके बीच में जो खाली डीएनए पड़ा है, एक न्यूक्लियोसोम ये, एक न्यूक्लियोसोम ये, मानो ये न्यूक्लियोसोम है और ये भी न्यूक्लियोसोम है, और जो ये बीच में तुम्हें डीएनए दिखाई दे रहा है, इसको तुम बोलोगे लिंकर डीएनए। इसको तुम क्या बोलोगे, लिंकर डीएनए। पता होना चाहिए तुम्हें, ये क्या है, लिंकर डीएनए। देखो ये वाला, ये क्या है, लिंकर डीएनए। ठीक है, लिंकर डीएनए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर देखो, अगर ये डीएनए जा रहा था, एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये वाला डीएनए जा रहा था और फिर ये ऐसे प्रोटीन के ऊपर लिपट गया, ऐसे बहुत से प्रोटीन्स के ऊपर ये लिपटा, तो फिर उसके बाद इसका यहाँ से कोई ऐसे थ्रेड्स का ऐसे जो तुम्हें पूरा चेन न्यूक्लियस में दिखाई देता है, उसको तुम क्या बोल देते हो, क्रोमैटिन। उसी को तुम क्या बोलते हो, क्रोमैटिन। ठीक है, उसी को तुम क्या बोलते हो, क्रोमैटिन। अब यही क्रोमैटिन जब न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस हो जाती है, ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देती है, उसी को तुम क्या बोलते हो, क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये कंडेंस हो जाती है एट द टाइम ऑफ मायोसिस या माइटोसिस, तो इसी को तुम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रोमैटिन जो है, यूजुअली जो डीएनए है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जब उसने
माइटोसिस से या मायोसिस करनी है, तब वो क्या करता है, अपने आप को कंडेंस करके किस फॉर्म में आ जाता है, इस क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। देखो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो अब जो हिस्टोन है वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड से बनता है। अब भाई इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके ऊपर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताओ हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा, इन चार में से कौन सा जो अमीनो एसिड है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो मतलब एमसीक्यू बनता है यहां से, तो तुमने बताना है लाइसिन एंड आर्जिनिन, दो अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा इसमें मौजूद हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें याद करनी है। विद दैट बस इतना ही तुम्हें इसमें याद करना है। और एक बात, जो तुमने एक न्यूक्लियोसोम बनाया उसके ऊपर जो जितना डीएनए लिपटा है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं, तो अराउंड 200 बेस पेयर्स जो हैं वो न्यूक्लियोसोम में मौजूद है। मतलब न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए मौजूद है उसमें 200 बेस पेयर्स आ जाते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन डीएनए पैकेजिंग के अंदर तुमने पढ़नी है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही तुम याद करो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अब यहीं से ना बच्चों अपना एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वो क्या, तुम्हें कभी कभी पूछा जाता है यूक्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, तुम नहीं समझ पाते। अब जो ये क्रोमेटिन है, जिधर ये बहुत ज्यादा, ये देखो इमेजिन ये क्रोमेटिन है, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा ऐसे टाइटली पैक्ड है तो इसको तुम बोलोगे हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अगर यही क्रोमेटिन लूजली पैक्ड, मतलब ऐसे लूज है, तो इसको तुम बोलोगे यूक्रोमेटिन। ठीक है, अब अगर तुम इसी क्रोमेटिन को डाई करो तो जो हेटेरोक्रोमेटिन होगी वो डार्कली स्टेन होगी और वहीं पर जो यूक्रोमेटिन है वो क्या होगी, लूजली स्टेन्ड होगी। अब क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल नहीं है कि या हम बोल सके कि ये फ्री नहीं है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। और क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब इस क्रोमेटिन को यूज करके यहां पर ही डीएनए से आरएनए बन सकता है। तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, इतना याद करो, बहुत है तुम्हारे लिए। जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए जब डिफरेंट साइंटिस्ट अपना अपना काम कर रहे थे उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो उस टाइम पर कैरी आउट हुए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। हमारे सामने फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर काम किया और उनकी 2 स्ट्रेन्स के ऊपर काम किया। अब यहाँ पर जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये यहाँ पर आर स्ट्रेन को दिखाया गया है। ये कौन सी स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन। अब जो ये आर है इसका क्या मतलब है कि ये हम यहाँ पर रफ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रफ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो मतलब इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के सेल्स के अराउंड पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती, पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो कॉलोनीज होती हैं वो रफ होती हैं। अब इनको हमारा इम्यून सिस्टम इजीली किल कर सकता है, मतलब जब इनके पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है तो आरबीसी इनको इजीली किल कर सकते थे। तो इस वजह से जो ये स्ट्रेन है ये क्या है, ये विरुलेंट नहीं है, ये क्या है, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है। अब वहीं पर जो एस स्ट्रेन है जिसको स्मूथ स्ट्रेन कहा गया, इसके अराउंड क्या है, एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इसके ऊपर काम नहीं कर पाता और ये जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्शन को आगे आगे बॉडी में बढ़ाती रहती है और फिर उस पर्सन को क्या हो जाता है, वो निमोनिया से सफर करता है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रेन्स के ऊपर काम करा किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कब, 1928 में। भाई बच्चों इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था
पहले क्वेश्चन देखोगे तभी तुम ध्यान से इस टॉपिक को समझोगे, अदरवाइज तुम इसको ऐसे स्किप कर दोगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसकी एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से सुनना। तो पहले इस टॉपिक के रेलेवेंट या इस एक्सपेरिमेंट के रेलेवेंट देखो कैसा क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिला था। तो देखो, stability as one of the properties of genetic material was very evident in one of the very early experiments in genetics. Name the scientist and describe his experiment. State the conclusion he arrived at. देखो कितना ये क्वेश्चन तुम्हें उलझा करके दिया है। इन्होंने बोला स्टेबिलिटी, कहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमें इस चैप्टर में यही तो फाइंड आउट करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। देखो, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ ज़रा सी प्रॉब्लम हो जाए और तुम्हारे सेल्स का डीएनए जो है वो ख़राब हो जाए, या तुम्हारे सेल्स में अगर तुम वायरस तो तुम नहीं हो, तो अगर तुम्हारे पास आरएनए है वो खराब हो जाए। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। एक फीचर ये होगा, अगर तुम एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो तो उस प्रॉपर्टी को उठा करके क्वेश्चन में डाला है। देखो, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल was very evident in one of the very early experiment। कहते हैं जेनेटिक्स में जो बहुत अर्ली में, बहुत शुरुआत में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें जेनेटिक मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को यूज किया गया। नेम द साइंटिस्ट, बताओ किस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट की बात करी, एंड बताओ उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। स्टेट द कंक्लूजन, तो ये भी बताओ भाई इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था। तो देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। अभी आपने पढ़ा कि जो फ्रेडरिक ड्रिफ्ट था उसने निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेन्स के साथ काम किया। तो यहाँ पर हम उसके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो उसने क्या करा, सबसे पहले रफ स्ट्रेन ली, जो कि क्या थी, जो नॉन विरुलेंट थी, उसको इंजेक्ट करा माइस में, और माइस जो है वो जिंदा रही। उसमें उसके इम्यून सिस्टम ने उसको इस स्ट्रेन से मरने से बचाया या निमोनिया होने से बचा दिया, क्योंकि इस स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया है या इस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है उसके अराउंड तो कोई पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है, तो उस वजह से ये माइस सरवाइव कर गई। अब नेक्स्ट उसने क्या करा, उसने स्मूथ स्ट्रेन ली और उसको माइस में इंजेक्ट किया। माइस की डेथ हो गई, माइस मर गई। अब क्यों? क्योंकि जो ये स्मूथ स्ट्रेन है इसके अराउंड तो पॉलीसेकेराइड की लेयर है, जिसकी वजह से इस माइस का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाया और इसको निमोनिया हो गया और ये मर गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसने फिर क्या करा, फिर इसने इसी स्मूथ स्ट्रेन को लिया और उसको थोड़ा हीट किया और हीट किल कर लिया। अब हीट किल्ड स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस को फिर से कुछ नहीं हुआ, माइस फिर से जिंदा रही। ठीक है, फिर इसने क्या करा, रफ स्ट्रेन ली, ये वाली जो कि क्या है, नॉन विरुलेंट है, उसको जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है उसके साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करा। अब जब माइस में इंजेक्ट करा तो माइस जो है वो मर गई। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जब रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो स्मूथ स्ट्रेन में से कुछ रफ स्ट्रेन में एंटर हुआ है, और जो एंटर हुआ है उसी चीज को बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसने बताया कि कहता जब भी आप हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस में डालते हो तो उससे क्या होता है कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसमें से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो रफ स्ट्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से जो ये रफ स्ट्रेन है वो भी क्या बन जाती है, वो भी विरुलेंट बन जाती है और माइस की डेथ हो जाती है। आपको समझ में आया ये? बस इतना ही एक्सपेरिमेंट आपने बताना है। तो चलो फिर से देखो क्वेश्चन में क्या क्या तुमसे पूछा था। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया कि बहुत शुरू में स्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को उठा करके एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, और फिर जो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया वो किसने किया, फ्रेडरिक ड्रिफ्ट ने। ये तो हमें पता चल गया। फिर डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने बहुत डिटेल में बात करी वो ये आपने बताना है। उसके बाद स्टेट द कंक्लूजन ही अराइव्ड एट, तो उसने क्या बताया कि भाई जो भी चीज स्मूथ स्ट्रेन में से रफ स्ट्रेन में गई है, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो जब स्मूथ में से गया है, तो स्मूथ स्ट्रेन तो तब क्या थी, हीट किल्ड थी। हीट किल्ड होने पर भी उस स्ट्रेन की कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी भी स्टेबल हैं। तो उसने ये कंक्लूजन हमें दिया, तो आपने ये बात लिखनी है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको टोटल 5 नंबर में पूछा गया था। कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं आप अभी अंदाजा लगा सकते हो। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको साथ ही के साथ कवर करवा दिए जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो ये तुम 3 फोटोग्राफ्स यहाँ पर देख पा रहे हो, इनमें से ये है एवरी, ठीक है, ये है एवरी और ये है मैक्लोइड और ये है एमसी कार्टी, ठीक है। बेसिकली इन तीनों ने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसी को ही आगे कंटिन्यू करा था। तो देखो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वहां तक तो इतना ही पता चला कि एस स्ट्रेन में से कुछ ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन में, बट ये नहीं पता चला कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, वही तो हमें ढूंढना था। तो जेनेटिक मटेरियल की खोज में इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू करा। तो इन्होंने बेसिकली क्या देखा, इन्होंने ये सारा एक सेटअप लगाया। इन्होंने वही एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड थी उसको एक मीडियम पर ग्रो करने के बाद उसको डिफरेंट एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया सो दैट वहां से डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड किया जा सके, मतलब आरएनए या प्रोटीन या फिर डीएनए को डिग्रेड करके ये पता कर पाए कि कौन सी चीज इनमें से जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर जो ये पहली ट्यूब है इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस ट्यूब में बेसिकली हमने क्या करना है, प्रोटीन को डिग्रेड करना है। तो यहाँ पर एंजाइम प्रोटीएज या प्रोटीनेज यूज किया गया है, उसने क्या कर देना है, उसने प्रोटीन को डिग्रेड कर देना है। मतलब यहाँ पर अभी भी क्या बचेगा, आरएनए भी बचेगा, डीएनए भी बचेगा। तो यहाँ पर स्टिल डीएनए है मगर जो प्रोटीन है उसकी डिग्रेडेशन हो गई है और आरएनए भी यहाँ पर है। नेक्स्ट ट्यूब में इन्होंने क्या करा, सेम ही चीज उठाई बट उसको ट्रीट कर दिया आरएनएज एंजाइम के साथ, जिसने आरएनए को डिग्रेड करना है। फिर से यहाँ पर डीएनए अभी भी बचेगा और यहाँ पर अब की बार प्रोटीन होगा। लास्ट में इस ट्यूब में सारे मटेरियल को किसके साथ ट्रीट कर दिया, डीएनएज एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो डिग्रेड होगा बट स्टिल यहाँ पर 2 चीजें बचेंगी, आरएनए एंड प्रोटीन, ये आप याद रखो। अब फर्दर इसमें इन ट्रीटमेंट के बाद इन सभी में आर स्ट्रेन को डाल दिया गया और फिर उसको माइस में इंजेक्ट करा गया। जब इसको, जिसमें अभी क्या है डीएनए एंड आरएनए, जब इसको माइस में इंजेक्ट करा तो माइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब उसको निमोनिया हुआ। अब नेक्स्ट इसको जब इंजेक्ट करा माइस में तो उसमें, क्योंकि ये क्या चीजें अभी भी लेकर के बैठा है, इसमें हम कह सकते हैं प्रोटीन भी है और डीएनए भी है। जब इसको माइस में इंजेक्ट करा तो माइस जो है उसने फिर से निमोनिया शो करा और माइस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इस केस में जिसमें डीएनए नहीं है बट आरएनए एंड प्रोटीन है, इस केस में माइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वही है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया बट इनके काम को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो कंक्लूजन क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डीएनए, देयरफॉर इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। कहते हैं डीएनए चाहिए है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है तो डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर।
फर्दर जो है वो हर्शे एंड चेज ने अपना काम करा इसी चीज को लेकर के। चलिए देखते हैं वो कौन है, क्या उनका काम था। तो इनका काम हमने देखना है कि जो ये हर्शे एंड मार्था चेज है, इन्होंने अपना क्या काम या क्या कंट्रीब्यूशन दी थी। तो देखो हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, ये कुछ ऐसा इसका आपको डायग्राम पेपर में हो सकता है गिवन, आपको बताना हो सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, या इसमें आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि बताओ इन्फेक्शन के बाद कौन सा स्टेप है, या ये स्टेप क्यों किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आपको वो कॉलम्स जो ब्लैंक होंगे ना वो फिल करने होंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में एक नई सी टर्म हम देख रहे हैं, दैट इज बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज क्या है बच्चों? बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, मतलब जब वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया है तो वहां से बना है बैक्टीरियोफाज। अब उसी बैक्टीरियोफाज को यूज करके हमने फर्दर किसी बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई को क्या करना है, इन्फेक्ट करना है, और वहां से हमें पता करना है कि कौन सा मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल है। हमने अब क्या करना है, प्रोटीन एंड डीएनए में से फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो इन्फेक्शन की गई किसके साथ, भाई बैक्टीरियोफाज के साथ, किसकी, ई कोलाई की। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। बट इसमें जो एक डिफरेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर हमने नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं करवानी है, हमने जिसके साथ इन्फेक्शन करवानी है उस चीज को पहले रेडियो लेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो चीजों के साथ रेडियो लेबलिंग करेंगे, मतलब हम एक साइड पर इसको मतलब ऐसे करेंगे, दो साइड्स में हम स्टडी करेंगे। तो दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स लगाए थे हर्शे एंड चेज ने। तो वो क्या है देखो, एक साइड पर उन्होंने क्या करा, जो ये आपको रेड कलर में बैक्टीरियोफाज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बच्चों, इसको क्या करा, इसको सल्फर के साथ लेबल करा। मतलब इसकी जो बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक इसका प्रोटीन कोट और एक इसका जेनेटिक मटेरियल है ना। तो वो जो इसका प्रोटीन कोट है उसको इन्होंने, या उसके प्रोटीन को इन्होंने लेबल करा किसके साथ, इन्होंने सल्फर के साथ लेबल कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन को इन्होंने किसके साथ लेबल कर लिया भाई, सल्फर के साथ। सल्फर के आइसोटोप 35 के साथ इन्होंने इसको लेबल कर दिया, मतलब प्रोटीन को लेबल कर दिया। फिर दूसरी साइड इन्होंने जो ये बैक्टीरिया है इसका जो डीएनए जो हमने ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाया है, उस डीएनए को इन्होंने लेबल करा किसके साथ, फॉस्फोरस के आइसोटोप के साथ, जो कि क्या था, फॉस्फोरस 32। तो उसके साथ लेबल करा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है उसके अंदर तो सल्फर नहीं होता, तो उसके अंदर तो हमें शुगर फॉस्फेट, बैकबोन पे हमें फॉस्फोरस मिलता है। तो अगर हम इसको फॉस्फेट के साथ लेबल करेंगे तो हमें फॉस्फोरस दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पहला काम क्या करा, पहला काम लेबलिंग का करा कि इन्होंने रेडियो एक्टिव बना दिया प्रोटीन एंड डीएनए को। फिर उसी बैक्टीरियोफाज के साथ इन्होंने ये सेल, जिसको ई कोलाई हम बोलेंगे या यूज किया था भाई, क्योंकि उन्होंने ई कोलाई के साथ इसको रख दिया, या हम बोले कि ई कोलाई को बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवा दिया दोनों साइड। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये बैक्टीरियोफाज हैं जब इसके सरफेस के ऊपर जाकर के बाइंड करे तो उनमें से सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने इसकी इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग करके इन्होंने एक्स्ट्रा जो उसका सामान है उसको हटा दिया। उसके बाद बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन करी, तो जो उसका बच्चों सेल्स वहां से निकाले होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, जो सुपरनेटेंट के बाद जो नीचे का पैलेट आया होगा, पैलेट के जो सेल्स निकाले उनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां पर प्रोटीन अंदर जा नहीं पाया। ठीक है, तो इस साइड पर देखो, यहां पर इस साइड हमें ये पता चल गया कि जो चीजें बाहर गई हैं,
जो चीजें हमने ब्लेंडिंग में रिमूव कर दी हैं तो उनमें कहीं जो प्रोटीन था वो रह गया है, क्योंकि वहां पर जो है वो क्या दिखाई दी थी, रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी थी। बट इस केस में बच्चों क्या है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल्स को देखा गया तो सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर अगर सल्फर है तो सल्फर जो है वो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा था। तो यहां से क्या पता चला, यहां से एक सॉलिड प्रूफ मिला कि भाई जो डीएनए है वही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, एंड ये एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था इन जेनेटिक्स। तो यहां तक आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत ज्यादा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जल्दी करें। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए वर्सेस आरएनए हम देखने वाले हैं कि कौन सा इनमें से बेटर है। देखो जो डीएनए है उसमें हमें पता है न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब उसके अंदर हमें शुगर, उसके अंदर हमें फॉस्फेट ग्रुप, उसके अंदर हमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपको आरएनए के केस में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आरएनए जो है उसके अंदर ये नहीं होता। अब आरएनए एंड डीएनए में इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर मौजूद है उसमें चेंज होता है। देखो जो डीएनए है, वैसे अगर मैं बोलूं कि जो डीएनए है वो आरएनए की कुछ मॉडिफिकेशन से ही बना है, तो जो आरएनए है उसको पहले जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। जो आरएनए है वो कुछ वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है। अगर बात करें डीएनए की तो वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं कि वो एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो जो आरएनए है वो क्या होता है, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और वहीं पर जो डीएनए है वो क्या है, वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर तुमने जो बातें याद रखनी है वो क्या है कि जो डीएनए है वो क्या है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, और जो आरएनए है वो क्या है, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसके पास एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है। इतना तुम लोगों ने याद रखना है। और बात करें अगर शुगर की, तो इसके केस में जो शुगर मौजूद रहती है वो मौजूद होती है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये शुगर क्या है, ये पेंटोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज का क्या मतलब होता है कि ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है। यहां पर भी जो आरएनए है इसके केस में भी हमें पेंटोज शुगर ही देखने को मिलती है, बट वो क्या होती है, वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, ठीक है। वो डीऑक्सीराइबोज नहीं है, ये क्या है, ये राइबोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है, ये राइबोज शुगर है। अब इसको यहीं पर क्लियर कर लो, फिर बाद में मत सोचना कि ये क्या ही बता दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक शुगर है, पेंटोज शुगर है। तो अगर ये इसका पहला कार्बन है 1 2 3 4 और 5वां कार्बन यहां पर होगा, और 5वां कार्बन यहां पर होगा, 5th कार्बन यहां पर होगा, तो ये 5 कार्बन वाली शुगर्स हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है। बट डिफरेंस कैसे आता है, देखो जो ये, अगर मैं बात करूं पहले कि ये राइबोज शुगर है, ठीक है, वो कैसे है, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है उसके साथ यहां पर OH ग्रुप मौजूद होता है, किसके केस में, राइबोज शुगर के केस में, ठीक है। अब जो डीएनए है उसके अंदर क्या होता है, यहां पर एक मॉडिफिकेशन लगती है कि ये OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है, इसके केस में, डीएनए के केस में, जिसकी वजह से ये क्या बन जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो डीएनए है उसके अंदर अगर हमने यही पेंटोज शुगर की बात करनी है तो यहां पर जो सेकंड कार्बन है
पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, उस पर आपको यहाँ पर OH ग्रुप देखने को नहीं मिलता। तो ये बात याद रखनी है। इसी की वजह से जो DNA है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू RNA। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं DNA एंड RNA में से जो DNA है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है। उसका कारण क्योंकि इसके पास सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, और जब तुम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब तुम वहां पर देखोगे कि वहां पर तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, जिसकी वजह से भी जो DNA है वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कौन सा है भाई, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, जो DNA है। अब क्योंकि इसके पास डबल स्ट्रैंड्स हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसकी वजह से भी ये जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और ये स्टेबल नहीं रहता। हम अगर देखें कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, जो DNA है उसमें हमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमिन। और वहीं पर इधर भी होंगे तो वही 4 के 4 बेस पेयर्स, बट उनमें से जो थायमिन है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ। वो आपने याद रखना है। और फिर जो म्यूटेशन की बात करें, अगर हम एरर्स की बात करें, क्योंकि जो RNA है वो कम स्टेबल है तो इसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू DNA। तो इतना याद रखो बस, इसके अलावा यहां से तुमने कुछ भी याद नहीं करना है। DNA रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले तुम्हें सेंट्रल डॉगमा पता होना चाहिए, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो भाई ये क्या है, देखो DNA से mRNA बनाया है, mRNA से प्रोटीन। तो ये जो DNA से mRNA बनने की प्रोसेस है इसको B से डिनोट करा है। बोलो कहते B क्या है, और DNA से एरो ऐसे लगाया तो मतलब क्या है, DNA से DNA बनाने की प्रोसेस को बोला है A। कहते A क्या है वो भी बताओ। और mRNA से प्रोटीन जो बना है इसको, इस प्रोसेस को C से लेबल किया है। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखेंगे DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन अभी हमने पढ़ा कि क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट कॉपीज बनाते हैं DNA की। मतलब हम नहीं बनाते, अल्टीमेटली भगवान ने हमें ये सिस्टम दिया है कि अगर हमारे सेल्स को और सेल्स बनाने हैं और उनको DNA की कॉपी देनी है तो वो DNA की कॉपी बना सकता है। और एक जनरेशन में से भी नेक्स्ट जनरेशन में DNA रिप्रोडक्शन के थ्रू पास जब होता है तो वो रेप्लिकेशन की वजह से ही हो पाता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो
सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो यही बात पर आता है कि डीएनए जो है उसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए मिजल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया भाई जो डीएनए है उसका जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल होता है और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, ई कोलाई को चूज किया, और क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम्स बहुत फास्ट है तो वो क्या करती है, जो ई कोलाई है वो बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा अपने जैसे और सेल्स बना सकती है। तो उस ई कोलाई ने जब 20 मिनट में ही ग्रो कर जाना है तो उन्होंने इसको सेलेक्ट करा। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि जो एक ई कोलाई है उसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करा जिसमें हैवी नाइट्रोजन, याद रखिए हैवी नाइट्रोजन, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं थी, वो हैवी थी, हैवी नाइट्रोजन को यूज करा और फिर उसको ग्रो करवाया। जब उसको ग्रो करवाया तो उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ, और उसका जो बैंड आया वो काफ़ी पीछे आया, काफ़ी ऐसे नीचे आया क्योंकि वो हैवी हो गई थी। फिर ऐसे ही उसको बाद में क्या करा उन्होंने, फिर दोबारा डाला नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में, नॉर्मल मीडियम में। अब इस बार क्या हुआ, एक हाइब्रिड फॉर्म हुआ जिसकी वजह से जो स्ट्रैंड्स थे वो ऐसे हो गए। ठीक है, एक में जो है नाइट्रोजन 14 आ गया, एक में नाइट्रोजन 15 आ गया। ये जनरेशन 1 का रिजल्ट था। फिर उन्होंने 40 मिनट बाद, मतलब ऐसे उन्होंने दोबारा फिर से नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम पर ही ऐसे काफ़ी बार ई कोलाई को ग्रो किया, और जब ग्रो करा तो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पर उसकी डेंसिटी को देखा। तो ऐसे बैंड्स आए कुछ, जो हाइब्रिड वाले थे वो उनका बैंड जो था वो पीछे आया क्योंकि वो हैवी आइसोटोप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, वो अपने अंदर हैवी नाइट्रोजन कैरी कर रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन 14 वाले थे जो, उनका बैंड कुछ आगे आ गया। ठीक है, क्योंकि वो लाइट इन नेचर है। तो यहाँ से उन्होंने देखा भाई जो 14 एंड 15 अगर वो ना ही डालते फिर कैसे पता चलता कि पेरेंटल कौन सा है, कौन सा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो उस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने नाइट्रोजन जो है 15 का इस्तेमाल किया था। अब इससे क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल रह गया, या जैसे इधर था, ठीक है, जनरेशन 1 में, और जनरेशन 2 में भी ऐसा ही एक स्ट्रैंड देखने को मिला, और ऐसे ही न्यूली सिंथेसाइज्ड यहाँ पर देखने को मिला। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। अब पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए की कॉपी बनती है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली भी एंड एंजाइमेटिकली भी, दोनों ही तरीके से बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इसको बहुत सारे एंजाइम्स भी चाहिए हैं और इसको बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए है इस प्रोसेस को कैरी आउट होने के लिए। तो आपको वही जो एंजाइम्स है वही याद नहीं रहते, मगर मेरी बात सुनो, सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन जितने एंजाइम्स बता रखे हैं उतना ही करके जाओ। जब तुम रेप्लिकेशन की मशीनरी पढ़ते हो जितने एंजाइम वहां पर बताए हैं उतने ही पढ़ के जाओ, उससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका ऐसे नहीं है कि जिधर से मन करा उधर से ही शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक जगह से शुरू होती है, तो उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ORI, मतलब ओरी बोलते हैं उसको। या जो ये ओरी है इसका नंबर भी याद रखो तुम। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं क्योंकि उनका डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है तो उनके पास एक ही ओरी से काम चल जाता है, वैसे भी बड़े गरीब है वो। अब अगर बात करें हम यूकैरियोट्स की तो उनका डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, इसलिए उसको चाहिए होती है बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, मतलब बहुत सारी ओरी चाहिए होती हैं। तो उन ओरीज से डिफरेंट ओरीज से डिफरेंट जगह से रेप्लिकेशन होती है। जिधर भी ओरी मौजूद होगी वहां पर ही रेप्लिकेशन शुरू होगी। बस इतना तुम्हें याद रखना है। तुम्हें नहीं याद कोई कंसेंसस सीक्वेंस वगैरह याद करने की, बस इतना याद करो। देखो, अब मानो ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है और ये है रेप्लिकेशन बबल, और ये है मानो तुम्हारा रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे तुमने तुम्हारी बुक के अंदर ऐसे, सॉरी, तुम्हारी बुक के अंदर कुछ ऐसे बना है, ये ऐसे करके, है ना, ऐसे बना के। अब अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है बच्चों,
पहले तो ये एक नॉर्मल स्ट्रैंड ही था, पहले तो ये एक नॉर्मल ऐसे एक स्ट्रैंड ही था। अब इसके ऊपर सबसे पहले एक एंजाइम आकर के बाइंड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम। वो हेलिकेज एंजाइम इसको क्या करता है, इसको अनजिप करता है, इसको क्या करता है अनजिप करता है। ठीक है, रुको तुम एक मिनट। अब अगर ये तुम्हारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, मानो इस डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए कोई चीज ऐसे इसके साथ आ जाए, ऐसे ऐसे, तो ये चीज इसको क्या करती है, इसको ऐसे ओपन कर देगी बेटा, ऐसे जैसे ये ओपन होता रहेगा ना ऐसे, तो ये चीजें जो है इनके ऊपर यहाँ पर भी कुछ अटैच हो सकता है और यहाँ पर भी, तो ऐसे दो स्ट्रैंड्स जो है बेटा वो ओपन हो जाएंगे। तो ये अनजिपिंग के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो है वो कौन सा एंजाइम आता है, वो आता है हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या कर देगा, इस डीएनए को अनजिप कर देगा। जब अनजिप करेगा बच्चों तो ये कुछ ऐसे बनता रहेगा ना, ऐसे ऐसे यहां से आया होगा, ठीक है, यहां से आया होगा, ऐसे अनजिप करता करता मान लो यहाँ पर पहुंच गया, ऐसे इसने क्या कर दिया, एक जगह से डीएनए को ओपन कर दिया। तो अभी भी जो रेप्लिकेशन है, जो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन है, वो एक ही स्ट्रेच में खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि भैया हम ऐसे ही कहीं से भी नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए जो है उसका लेंथ बड़ा है और वो लीनियर भी है, तो ऐसे एक ही बार में एक ही स्ट्रेच में नहीं होता, थोड़ी थोड़ी रेप्लिकेशन होती रहती है और फिर कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाती है। जगह जगह से शुरू होती है ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस है ना। तो अब देखो यहां से जो ये सबसे पहले एंजाइम आया है जिसका क्या नाम मैंने बताया, हेलिकेज, ये क्या करेगा, डीएनए को अनजिप कर देगा। क्या कर देगा, ये अनजिप कर देगा, जैसे तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, अब जो ये पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था बेटा, ये क्या हो गया है, ये हो गया है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये क्या हो गया, देखो ये एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया और ये भी एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया है। तुम्हें समझ में आया इतना। अब देखो, अब यहाँ पर बेटा हमने सिंगल स्ट्रैंड्स करके ऐसे बना करके क्या करना है, हमें मजे आ रहे हैं, ये खोल कर ऐसे छोड़ गए तुम, ऐसे नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। बट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना कौन सा आसान काम है, अब ऐसे कहीं से भी नहीं ऐड कर सकते हम लोग। ठीक है, अब देखो मानो ये तुम्हारा स्ट्रैंड जो है, इसकी जो पोलैरिटी है बेटा वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो ये है इसकी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, पोलैरिटी बहुत मैटर करेगी इस प्रोसेस में। देखो कैसे, सबसे पहले अगर तुमने डीएनए पॉलीमरेज से काम करवाना है ना, उसके बड़े नखरे हैं, वो नहीं कहता मैं नहीं आऊंगा 3 वाले गेट से, मैं तो 5 नंबर गेट से आऊंगा। ठीक है, उसके बड़े नखरे हैं। तुम्हें याद रखना है कि वो 5 प्राइम डायरेक्शन में से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने शुरू करता है और 3 प्राइम डायरेक्शन में वो अपना काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया। तो ऐसा तो फिर एक ही स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होगी, फिर कैसे चलेगा, है ना, ये भी तो बात सोचने की है भैया। नहीं, देखो अब ये क्या करता है, इसको ना ये खुद भी कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा ये, इसके नखरे थे, तो फिर इसको ना सबसे पहले प्राइमेज की हेल्प से प्राइमर मिलेगा, मतलब जो आरएनए की एक छोटी सी सीक्वेंस है वो मिलेगी, वो एज अ आर्किटेक्ट यहाँ पर काम करेगी और ये मजदूरों वाला काम अपना करेगा। ठीक है, वो बताएगा कहाँ से शुरू करना है और ये वहां पर अपना अपनी अपनी टाइल्स लगाता जाएगा, ये अपने नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करता जाएगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोला कि एक प्राइमर आएगा, देखो प्राइमर आएगा। ठीक है, और ये प्राइमर आकर के इसको बताएगा यहाँ पे काम करो। ठीक है, ये यहाँ पर काम करो तुम। ठीक है, फिर यहाँ से बेटा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, मैं इसको ऐसे डीएनए पॉल लिख दूंगी, और वो आएगा और वो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर देगा और यहाँ पर भी ऐड कर देगा। ठीक है, जो ये वाला स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 वाला, जिस पर इसने अभी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करे हैं, वो स्ट्रैंड जो है वो है लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड पर ये बड़े आराम से काम करता है,
कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि अभी ना इसके सर पर जो है प्राइमर था, उसकी वजह से इसने क्या करा, बड़े आराम से ये काम कर दिया। ठीक है, एक ही बार में कर दिया, मतलब दोबारा प्राइमर को नहीं आना पड़ा। ठीक है, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें कोई भी गैप्स नहीं होते, कॉन्टिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऐड होते हैं और एक ही प्राइमर से यहाँ पर काम चल जाता है। समझ में आया तुम्हें? अब देखो, जब ये होना था, तुम मेरी बात सुनो, एक चीज समझो तुम। अब अगर मेरे पास कोई ऐसे स्प्रिंग हो, ठीक है, मेरे पास मानो ये कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे ये स्प्रिंग है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे तुम्हें कुछ ऐसे हेलिक्स, ये भी हेलिकल बन गया ना। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ओपन करूंगी तो पीछे की तरफ तो बहुत ज़्यादा ऐसे इसमें कॉइल्स बन जाएंगे, है ना, ऐसे कॉइल्स बहुत टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ऐसे और ज़्यादा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए भी हमें कोई एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। बस इनका तुम्हें एक ही काम याद करो कि ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकते हैं एंड जो स्ट्रैंड में टेंशन क्रिएट हुई है उसको ये रोकते हैं। समझ में आया तुम्हें? बस इतना तुम याद करो। तो यहां पर भी पीछे जो बचे हैं, यहां पर पीछे जो, ठीक है, यहां पर पिछले स्ट्रैंड में जिधर रेप्लिकेशन अभी नहीं हुई है, कहीं वहां पर क्या ना हो जाए, वहां पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एंड टेंशन ना क्रिएट हो जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए यहां पर अटैच रहते हैं गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। ठीक है, कौन से? टोपोआइसोमरेज। तो ये एंजाइम भी तुम्हें याद करने हैं। समझ में आया? इतने का स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। टी से टेंशन, टी से टोपोआइसोमरेज, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसके साथ, उसके पास टोपोआइसोमरेज के अलावा गायरेज भी होता है। बस इन दोनों का काम एक ही है, बस यही याद करो तुम कि टेंशन एंड सुपर कॉइलिंग को रोकना है। अब देखो, इतना तो हो गया। अब इस स्ट्रैंड का क्या करें? इस स्ट्रैंड की तो पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब क्या होगा? अब फिर प्राइमर आएगा और इसको बताएगा कि किधर से काम करो। अगर तुम 3 से नहीं आ सकते तो इस स्ट्रैंड के पास 5 प्राइम भी तो है, उधर से शुरू कर लो, घूम के आ जाओ। कैसे होगा? अब देखो, अब इसको यहां पर प्राइमर मिलेगा, इसको यहां पर प्राइमर मिलेगा, एक प्राइमर यहां पर आएगा और यहां पर क्या करवा देगा? बेस जो है डीएनए पॉलीमरेज से ऐड करवा देगा। तो यहां पर तुम्हें याद रखना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होंगे, मतलब ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा। ठीक है, और साथ साथ शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बनाता है ये डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना तुम, कहीं उसको भूल जाओ। ठीक है, वो भी बनती रहेगी जो मैं ये ऐसे दिखा रही हूँ। अब और इसने ऐड कर दिया, पर ना इसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये गैप्स बनाता है। इतना बना के छोड़ दिया, फिर आगे मतलब अगर ऐसे कुछ और मतलब बेसिस पड़े हैं तो मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये इतना बना करके छोड़ गया, फिर से नया प्राइमर आएगा, वो इसको बताएगा कि भैया ऐसे छोड़ना नहीं है, तुम यहां से शुरू कर लो। फिर ये इधर को दोबारा फिर से क्या करेगा? बेसिस ऐड करेगा, फिर से ये बेसिस ऐड करेगा। ठीक है बेटा, ऐसे जो है ये बेसिस ऐड करता रहेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रैंड पर जो मल्टीपल प्राइमर हैं वो इसको मतलब डीएनए पॉलीमरेज को नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करने में डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो एक से काम चल गया था, बट इस स्ट्रैंड पर जो है वो नंबर ऑफ जो है प्राइमर्स चाहिए होते हैं, ये बात भी याद रखना है। अब देखो, जो तुमने ये स्ट्रैंड बनाया ये तो कॉन्टिन्यूअस था, इसी को हम बोल रहे थे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो ये स्ट्रैंड है इसमें गैप्स है, इसमें क्या है? गैप्स है। अब जो गैप्स हैं, जो ये तुम्हें यहाँ पर फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये क्या है? लैगिंग, लैग कर रहा है ना इसमें अभी भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स कम है, तो उसकी वजह से ये लीडिंग स्ट्रैंड से लैग कर रहा है, ऐसे याद कर लो तुम। ठीक है, तो ये क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। बट ऐसे कैसे चलेगा? हमें तो अच्छे से कॉपी बनानी है। ठीक है, अब कभी तुम ये भी देखो कि अगर हम
अपने बेसिक बॉडी डिजाइन की बात करें तो हमारा बेसिक बॉडी डिजाइन हमारे पेरेंट्स के जैसा ही है। हमारे ऐसे थोड़ी ना नाक की जगह पर हमारे ये कान आ गए या कान की जगह पर हमारा ये नाक है, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन में तो सब बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे ही होता है ना। तो ये जो बेसिक बॉडी डिजाइन है, अगर तुम्हें उसको सेम रखना है तो तुम्हें डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर एरर्स से बचना है। कहीं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, उनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी ना रहे, वो प्रॉब्लम आ जाए, या ऐसे ना हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आपस में जुड़ ना पाए, कोई डिफरेंट ही आकर के जुड़ गया, ठीक है, कभी एरर हो गया, हो सकता है ऐसा, ठीक है, या वो मिस हो गया, ठीक है। तो वो जो एरर्स हैं उनको चेक करना पड़ता है। मतलब जब एक कॉपी को बनाना है, हमें डीएनए की कॉपी बनानी है, तो उस चेकिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। चेक किया जाता है, भाई देखो कहीं पे कुछ गलत ऐड तो नहीं हो गया या कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया है ना। तो अब तो यहाँ पर तो छूटा है, यहाँ पर तो गैप्स मौजूद है। अब उन गैप्स को फिल करने के लिए हमें चाहिए है एक ग्लू, हमें गैप्स को चिपकाना है, ठीक है। तो वो गैप्स जो है उनको चिपकाने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम लाइगेज बोलते हैं, वो आएगी, ठीक है। तो यहां से बेटा हमें क्या करना है, यहां से हमें लाइगेज यूज करना है। तो यहां से बेटा मॉलिक्यूलर ग्लू आएगी, क्या आएगी, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेज, ठीक है। ये लाइगेज क्या करेगा, इन गैप्स को सील कर देगा, और साथ ही के साथ जो डीएनए पॉलीमरेज है वहां पर फिर से जो गैप्स में न्यूक्लियोटाइड से उनको ऐड कर देगा और ये गैप्स को सील कर देगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रैंड भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे करते करते ये सारे में हो जाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर प्रूफ रीडिंग भी हो जाएगी। ये भी देख लिया जाएगा कि कोई गलत बेस पेयर तो नहीं ऐड हो गया है ना। तो ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो ये तुम्हारा स्ट्रैंड है, जो जिसके ऊपर सिंथेसिस हुई है, ठीक है। अब ये तो है पेरेंटल स्ट्रैंड, जो ये नया बना है इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। देखो याद करो, मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली भी और एंजाइमेटिकली भी, दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखो एंजाइम्स तो बहुत सारे हमने यूज कर लिए, तो पता चल गया कि कैसे ये एंजाइमेटिकली एक्सपेंसिव है। तो अगर बात करें एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होने की, तो जब तुमने नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करने हैं तो वहां पर तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी तुम्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। लिख लो कहीं पर ये तुम बात, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, तो उससे ये तुम्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ई है ये ई, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट से तुम्हें ये एनर्जी मिलती है। जो ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसमें क्या होता है कि इसके पास ये ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं। मानो ये तुम्हारा क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके साथ ना 3 फॉस्फेट लगे होंगे, 3 फॉस्फेट लगे होंगे ऐसे। अब जो ये 3 में से ये 2 हैं, ये जब यहां पर तुमने बेस पेयर्स ऐड करने हैं तो ये जब भी एंटर होंगे तो ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक तो ये खुद से ऐड होंगे और दूसरा मतलब ये एज ए सबस्ट्रेट काम करेंगे, दूसरा ये फॉस्फेट टूट करके यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी वाला सीन जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया तुम्हें? बस इतना तुमने याद रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन है, तुमने जब सेल साइकिल पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होती है, तो वो यही बात है, रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के एस फेज में होती है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इसके बेसिस पर तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। देखो, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एप्लीकेशन फॉक, भाई जो अभी मैंने बनाकर तुम्हें बताया सारे एंजाइम लगा करके और दोनों स्ट्रैंड्स लेबल करके, वो तुमने ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉक
तो रेप्लिकेशन फॉर्क तुमने बनाना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है तुमने दो नए बने हुए स्ट्रैंड्स को पैरेंटल स्ट्रैंड से, मतलब लीडिंग लैगिंग मेंशन करके उसके ऊपर तुमने लिखना है न्यूली सिंथेसाइज्ड, जो नए तुमने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर करके बनाया है तो वो तुमने वहां पर मेंशन कर देना है। उसके बाद नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। देखा हेलिकेज, गायरेज, टोपोइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, वो सारे एंजाइम बता देना। बस इतनी सी तुमसे बात पूछी है। नेक्स्ट, नेम द यूकैरियोट वेयर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। कहते हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसमें करी गई थी, तो तुमने याद रखना है ये फाबा बीन्स के ऊपर करा गया था। ठीक है, फाबा बीन्स, बस इतना याद करो। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। विद दैट वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स एंड इसके साथ ही हमारा आज का एजेंडा खत्म होता है। अगर आपके लिए ये लेक्चर वर्थ था और आपके लिए ये सेशन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिली हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। और कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।